Hello dear students, as usual I am Navneel God from Tagore School Parbatsar, and in this session we are studying our social science book हमारे अतीत पार्ट थर्ड फॉर क्लास 8। इस अपने सेशन में हम लोग स्टडी कर रहे हैं हमारी 8th क्लास की सोशल साइंस बुक जो हिस्ट्री से रिलेटेड है, हमारे अतीत पार्ट थर्ड। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव स्टडीड सम पार्ट ऑफ द फर्स्ट लेसन। हम लोग पढ़ चुके हैं फर्स्ट लेसन का कुछ हिस्सा। आई हैव पोस्टेड 2 वीडियोज ऑलरेडी फ्रॉम दिस लेसन। इस लेसन के 2 वीडियो में ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, एंड इट इज द 3rd वीडियो ऑफ दिस लेसन। ये आज का वीडियो हमारा 3rd वीडियो है इस लेसन का। वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। आज जो स्टडी हमें करनी है वो आज हमें यहां से स्टार्ट करनी है। लेट्स स्टार्ट द टुडेज स्टडी। आइए आज की स्टडी स्टार्ट करते हैं। द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट वॉच द प्रीवियस वीडियोज, जिन स्टूडेंट्स ने पिछले वीडियोज नहीं देखे हैं उनको पहले पिछले वीडियोज देखने चाहिए, ताकि लेसन का जो प्राइमरी पार्ट है, जो प्राथमिक भाग है, शुरुआत का जो हिस्सा है वो लोग समझ सकें, और अब जो मैं आज से पढ़ाने वाला हूं उससे वो कनेक्ट हो सकें, जुड़ सकें। लेट्स स्टार्ट द टुडेज पार्ट। आज का पार्ट शुरू करते हैं। हम किस तरह जानते हैं। भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोतों का इस्तेमाल करते हैं। यानी इतिहासकार जब इतिहास लिखते हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जिनको उपयोग की जाती है, जिनका इस्तेमाल वो करते हैं इतिहास को लिखने के लिए। तो प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। प्रशासन क्या होता है? गवर्नमेंट, सरकार जो अपना काम, जो भी काम होता है सरकार का, उसको चलाने के लिए जो अधिकारी नियुक्त करती है, जो लोग, जो सरकारी कर्मचारी मिलकर के सारा काम करते हैं, सारा सिस्टम चलाते हैं, उसको प्रशासन कहते हैं। तो प्रशासन जो होता है वो अभिलेख तैयार करता है, यानी रिकॉर्ड तैयार करता है। जो भी कामकाज होता है जनता का, जो भी चारों ओर की घटनाएं होती है, जो भी अपराध होते हैं, जो भी अच्छी बातें होती है, सब प्रकार का रिकॉर्ड ये प्रशासन तैयार करता है, जिसको अभिलेख तैयार करना कहते हैं। अंग्रेजी शासन द्वारा, अब पिछला इतिहास किसने लिखा, किसने वो रिकॉर्ड मेंटेन किया? तो पहले शासन जब अंग्रेजों का था तो उन्होंने रिकॉर्ड मेंटेन किया। तो अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। सरकार द्वारा, अंग्रेजी सरकार द्वारा जो रिकॉर्ड्स बनाए गए, अंग्रेज लोगों ने जो रिकॉर्ड बनाए, वो एक आधार होता है इतिहासकारों के लिए। उसको पढ़ करके इतिहास का पता चलता है। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अंग्रेज इस बात को मानते थे। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। यानी लिखने में बहुत विश्वास वो करते थे। ऐसा करने के बाद चीजों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। वो लिखने में ज्यादा विश्वास करते थे अंग्रेज, इसलिए वो हर चीज को लिख करके करते थे। और उसी जमाने से ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। आज भी वही संस्कृति चल रही है। आज भी जब लोगों को कोई मांग करनी होती है शासन से, प्रशासन से, तो लोग अपनी बात को कागज पर लिख करके देते हैं। उसको ज्ञापन कहते हैं कि आज तहसीलदार जी को ज्ञापन दिया, आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया, आज मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। ज्ञापन का मतलब है कोई लिखित में कुछ लिख करके अपनी मांग के लिए कोई लेटर देना, कागज देना, इसको ज्ञापन कहते हैं। फिर उस ज्ञापन पर प्रशासन के लोग टिप्पणी करते हैं, यानी अपनी बात लिखते हैं।
और फिर उसका प्रतिवेदन तैयार होता है, यानी रिकॉर्ड तैयार होता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो अंग्रेजों के जमाने से ही चलता आया है, आज भी वही सिस्टम चल रहा है। अंग्रेजों को यह भी लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए, रिकॉर्ड रूम जिसको कहते हैं। यानी ये जो संस्कृति अभी भारत में अभी भी वही सिस्टम चल रहा है, और उन्होंने जो परंपराएं जो सिस्टम डेवलप किया अंग्रेजों ने, वो आज भी चल रहा है। अंग्रेज इस बात को मानते थे कि हर चीज लिखित में होनी चाहिए, और जब लिखित में होनी चाहिए तो बहुत सारे कागज इकट्ठे हो गए, बहुत कमरे भर जाए, इतने कागज इकट्ठे होने लग गए। तो उन कागजों को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने अभिलेख कक्ष बनवाए, यानी हिंदी इंग्लिश में इनको रिकॉर्ड रूम कहते हैं। तो रिकॉर्ड को रखने के लिए रिकॉर्ड रूम बनवाए उन्होंने। और हर संस्था, जितने भी शासकीय संस्थान थे, यानी जितने भी उनके अंग्रेजों के अफसरों के ऑफिस होते थे, सब ऑफिसों के साथ साथ में रिकॉर्ड रूम भी होता था, जिसको हिंदी में अभिलेख कक्ष कहते हैं। तो अभिलेख कक्ष उन्होंने बनवाए, जितनी भी उनकी शासकीय संस्थान थे। तहसील के दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। यानी जितने भी उनके ऑफिस होते थे, वो चाहे कलेक्टर के बैठने का ऑफिस हो, चाहे सचिवालय हो, चाहे कमिश्नर के बैठने का ऑफिस हो, यानी जितने भी बड़े बड़े अधिकारी उनके होते थे, उन सब के बैठने के जो ऑफिस होते थे, उनके साथ में रिकॉर्ड रूम उन्होंने बनवाए, ताकि वहां का रिकॉर्ड वहां पर सुरक्षित रखा जा सके। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको आर्काइव और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनवाए गए। देखिए एक अंतर है, रिकॉर्ड रूम तो हर ऑफिस के साथ में था, लेकिन ये जो दूसरी चीज यहां पर बताई जा रही है कि ज्यादा महत्वपूर्ण जो दस्तावेज होते थे उनको रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको इंग्लिश में आर्काइव कहते हैं। तो अभिलेखागार ज्यादा महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए बनवाए गए। तो यहां जैसा कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार, जिसको आर्काइव इंग्लिश में कहते हैं, और संग्रहालय जिसको अपन म्यूजियम कहते हैं। जो महत्वपूर्ण चीजें होती थी उनको संग्रहित रखने के लिए जैसे संस्थान भी बनाए गए। तो चीजों को और रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने इस तरह की व्यवस्था बनाई अंग्रेजों ने। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। यानी उस जमाने में, यानी 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेजों का राज्य था, तब वो एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में जो कागजात भेजते थे, जो सूचनाएं जाती थी एक शाखा से दूसरे शाखा के पास, जो ज्ञापन दिए जाते थे जनता के द्वारा, वो आज भी उस जमाने के जो कागज हैं वो आज भी सुरक्षित हैं, आज भी उनको देखा जा सकता है। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट्स पढ़ सकते हैं। तो जो जिले के अधिकारी होते थे उनके, वो किस तरह से उनकी रिपोर्ट बनाते थे, क्या उन पर टिप्पणियां लिखते थे, यानी नोट्स लिखते थे, वो आज भी उपलब्ध है। या ऊपर बैठे अफसरों द्वारा प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। यानी ये जितनी भी रिटर्न में जो भी चीजें होती थी, जो लिखित रूप में जो भी दस्तावेज होते थे, वो आज भी सुरक्षित है। कारण उन्होंने इस तरह की एक व्यवस्था उस समय निर्मित कर दी थी। हर महत्वपूर्ण ऑफिस के साथ में रिकॉर्ड रूम बनवाया उन्होंने, और ज्यादा महत्वपूर्ण चीजों के लिए अभिलेखागार, आर्काइव बनवाए, संग्रहालय बनवाए। तो वो चीजें आज भी अपने को देखने के लिए उपलब्ध है। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की महत्वपूर्ण नकलें बनाई जाती थी। अब जैसे किसी को अगर उनकी कॉपी चाहिए होती थी, मान लो किसी दस्तावेज की कॉपी चाहिए किसी को, तो उसकी कॉपी बनाई जाती थी हाथ से। तो हाथ से कॉपी बनाने वाले अलग लोग होते थे, वो हाथ से कॉपी बना करके देते थे। आज भी हमें जब किसी सरकारी कागज की कॉपी चाहिए तो हमें तहसील में
जहां पर वो कागज इकट्ठे रहते हैं वहां जाकर के आवेदन करना होता है, हम उसकी कॉपी ले सकते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि सारे कागजात इंटरनेट पर चढ़ाए जा रहे हैं, तो आप डायरेक्ट ई मित्र पे जाके भी किसी भी कागज की कॉपी ले सकते हैं। लेकिन उस समय चूंकि इंटरनेट और ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, तो वहां पर नकलें बनाई जाती थी, उनकी कॉपीज बनाई जाती थी। कई खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, उन्हें खुशनवीसी के माहिर लिखते थे, यानी ये इस तरह के जो लिखने के कुछ जो जानकार लोग होते थे वो उनकी नकल बनाते थे। खुशनवीसी के माहिर ऐसा उनको बोलते थे, खुशनवीसी के माहिर लोग इनको लिखते थे। खुशनवीसी या सुलेख नवीस ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीजें लिखते हैं। अब देखिए, ये एक प्रश्न बन सकता है कि सुलेख नवीस क्या होता है, खुशनवीसी क्या होता है। तो खुशनवीसी या सुलेख नवीस वो लोग हैं जो चीजों को बहुत ही सुंदर ढंग से लिखते हैं। 19वीं सदी के अंत तक छपाई इससे आगे का पार्ट छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। यानी 19वीं सदी के अंत तक प्रिंटिंग का काम शुरू हो गया, फिर छपने लग गई चीजें। उससे पहले छपती नहीं थी, तो हाथ से नकलें तैयार की जाती थी। इस तकनीक के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्यवाहियों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। फिर जो भी सरकारी कागज होता था उसको छापते थे, उसकी कई कॉपियां पहले से ही बना लेते थे ताकि उनकी बाद में उपयोग किया जा सके। तो ये प्रिंटिंग की जो तकनीक है, जो टेक्नोलॉजी है प्रिंटिंग की, वो 19वीं शताब्दी के अंत में आई थी। ये आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक साइड में बॉक्स दिया हुआ है, स्रोत, इसको भी हम देखते हैं। स्रोत एक रिपोर्ट यहां पर छापी गई। जैसे अपन ने अभी पढ़ा कि इतिहासकार किन चीजों को स्रोत के रूप में काम में लेते हैं, यानी किसके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो हमने पढ़ा कि जो पुराने दस्तावेज होते हैं उनके आधार पर इतिहास लिखा जाता है। तो यहां पर एक स्रोत दिया गया है, एक स्रोत है यहां पर, मतलब उस जमाने का, पुराने जमाने का कोई एक लेटर है, उसको यहां छापा गया है। तो इससे अपने को पता चलता है कि वास्तव में उस जमाने के लेटर्स कैसे उपलब्ध हैं आज। तो ये क्या है, किस तरह का स्रोत है? गृह विभाग की भेजी गई रिपोर्ट। ये जो कानून और व्यवस्था देखने वाला विभाग होता है वो गृह विभाग कहलाता है। आपने सुना होगा गृह मंत्री, होम मिनिस्टर। तो हर राज्य में होम मिनिस्टर होता है, केंद्र में भी होम मिनिस्टर होता है, लेकिन जो कानून व्यवस्था है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इस विभाग होता है पूरा, जिसमें गृह मंत्री से लेकर के गृह सचिव से लेकर के पुलिस डिपार्टमेंट और बहुत सारी चीजें उसमें आती है। तो गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट है ये। उस जमाने में, अंग्रेजों के जमाने में गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट यहां पर छापी गई है। सन 1946 में, सन 1946-47 में तो आजाद हो ही गया था भारत। तो आजादी के समय, लगभग उस समय की ये रिपोर्ट है जो कि अंग्रेज अधिकारी को किसी ने भेजी होगी। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाजों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। यानी उस समय 1947 में देश आजाद हुआ, एक साल पहले की बात है केवल उससे। तो जो नौसेना थी, जो अंग्रेजों की नौसेना थी, उसके अंदर जो भारतीय सैनिक थे वो भी बगावत कर रहे थे। चारों तरफ बगावत होने लग गई थी अंग्रेजों को निकालने के लिए। तो नौसेना जो थी, जल वाली जो पानी की सेना होती है, उसमें भारतीय सैनिक जो थे अंग्रेजों की सेना में, वो भी बगावत कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार उनकी बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार है। तो वो जहां जहां से बगावत हो रही थी, जहां जहां से क्रांतिकारी सैनिक, भारत के जो सैनिक थे वो अंग्रेजों का विरोध करने लग गए थे, उनकी रिपोर्ट उनके अधिकारी भेज रहे थे गृह विभाग को। यानी पूरे गृह विभाग उस समय एक ही था पूरे देश का। तो जो होम मिनिस्ट्री थी वहां पर वो लेटर भेज रहे थे कि कैसे भारतीय सैनिक बगावत कर रहे हैं और कैसे वो उनको कुचल रहे हैं।
तो यहां पर एक बंबई से भेजा हुआ रिपोर्ट है। इसमें क्या लिख के भेजा है? इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। ये किसी अंग्रेज अधिकारी ने लिख के भेजा है बंबई में। बंबई का जो बंदरगाह है, बंदरगाह मतलब जहां जहाज रुकते हैं, समुद्र का तट होता है जहां पर जैसे बस स्टैंड पे बसें रुकती है, वैसे ही जो जहाज होते हैं उनके रुकने की भी एक जगह होती है, उसको बंदरगाह कहते हैं। तो बंबई के बंदरगाह से ये रिपोर्ट गई है गृह मंत्रालय को, ये आज भी वहां उपलब्ध है। इसमें ये लिखा हुआ है, उस जो वहां का बंदरगाह का इंचार्ज होगा कोई अंग्रेज अफसर, उसने ये लिख के भेजा है गृह मंत्रालय को, इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाजों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। यानी जहाज जो हैं और जो ऑफिस है उन पे भारतीय सैनिक नहीं रहे, अंग्रेजी सैनिक उस पर कब्जा कर लें, इसकी व्यवस्था कर ली गई है। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। जो उसके जो राजा शाही नौसैनिक जहाज का मतलब है जिसमें अधिकारी लोग रहते थे। ऐसे जो नौसैनिक जहाज हैं, जो अंग्रेजों के जहाज हैं, वो बंदरगाह से बाहर हैं, वहां पर नहीं है। ऐसी एक रिपोर्ट बंबई के बंदरगाह से भेजी गई। ऐसे ही कराची में, कराची अभी तो पाकिस्तान में है लेकिन उस समय तो पूरा एक ही था, तो कराची से रिपोर्ट गई क्या, 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में है। तो वहां पर कोई 301 भारतीय जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह किया होगा, तो उनको गिरफ्तार कर लिया, और भी लोगों को गिरफ्तार किया है। ऐसी एक खबर, ऐसी एक रिपोर्ट कराची के बंदरगाह से गृह विभाग को भेजी गई। विशाखापट्टनम में भी बंदरगाह था, वहां से भी एक रिपोर्ट भेजी गई। उसमें क्या लिखता है वहां का अधिकारी, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। जहाजों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है, सिवाय इसके कि संभव है कुछ सिपाही काम पर ना आए। यानी इनको लगता था कि ज़्यादा कुछ नहीं होना है हमारे यहाँ पर, और केवल कुछ लोग जो भारतीय सैनिक है या जो नौसैनिक है वो काम पर नहीं आएंगे, इसके अलावा कोई बड़े उपद्रव की कोई स्थिति नजर नहीं आती है। डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर, इंडिया कमांड, सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7, फाइल संख्या 5/11/1946, गृह राजनीतिक भारत सरकार। तो ये डायरेक्टर को भेजी गई है जिसका हेडक्वार्टर, ये हेडक्वार्टर का जो ये एड्रेस दिया हुआ है, इंडिया कमांड सिचुएशन हेडक्वार्टर को ये भेजा गया है। गृह विभाग यानी दिल्ली में था, तो दिल्ली का जो गृह विभाग है वहां पर इस लेटर को भेजा गया है। गृह राजनीतिक, गृह भी अलग अलग भागों में बांटा हुआ था, तो उसमें जो गृह मंत्रालय जो राजनीतिक शाखा है उसमें ये भेजा गया है भारत सरकार की। तो ये कुछ एक यहाँ पर ये नमूने दिए गए हैं कि किस तरह की रिपोर्ट्स, किस तरह के दस्तावेज अंग्रेज लोग सुरक्षित रखते थे, जो आज भी सुरक्षित है, और इनको पढ़ने से कई बातों का पता चलता है और उसके आधार पर इतिहास जो हिस्ट्री है वो लिखी जाती है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण चित्र दिया हुआ है, इसको भी आप देखिए। काफी बड़ा भवन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है, यानी राष्ट्रीय स्तर के जो कागजात सुरक्षित रखने होते थे वो इसमें रखे जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया। यहां पर ये काफी बड़ा लेखागार, अभिलेखागार आपको दिखाई दे रहा है। ये बनाया गया जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के निकट बनाए गए थे। वायसराय जो होता था वो अंग्रेजों का सबसे बड़ा अधिकारी होता था भारत में, तो उसका जो निवास था उसके पास में ही ये दोनों चीजें बनाई गई। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ, क्या क्या बनाया गया, एक तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच में इन संस्थानों का कितना भारी महत्व था। अगर कोई प्रश्न पूछे कि आपको लगता है कि अंग्रेजों की नजर में संग्रहालयों और अभिलेखागारों का महत्व था, तो उसके लिए ये एक लॉजिक लिखा जा सकता है कि जब नई दिल्ली बनी तो वहां पर जो वायसराय का
निवास था उसके पास में ही राष्ट्रीय संग्रहालय और अभिलेखागार बनाया गया। इससे यह सिद्ध होता है कि इन चीजों का अंग्रेजों के लिए कितना महत्व हुआ करता था। तो ये यहाँ पर हमने जो अन्य चीजें दी हुई थी वो भी हमने पढ़ ली है। यहाँ पर भी एक साइड में कुछ है, चित्र 5। चित्र 5 शरीफे का पौधा 1770 का दशक। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वानस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। यानी अंग्रेज लोग हर चीज को रिकॉर्ड के रूप में रखने के पक्षधर थे, भले ही वो चिट्ठियां हो, भले ही वो शासकीय पत्र हो। और यहां पर यह भी अपने ध्यान में आता है कि वो वानस्पतिक उद्यान ये उन्होंने स्थापित किए। वनस्पति यानी पेड़ पौधों के उद्यान, जो वानस्पतिक उद्यान है वो उन्होंने स्थापित किए। और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में प्राकृतिक इतिहास अलग से उन्होंने उसका अलग संग्रहालय था। वानस्पतिक उद्यान, वनस्पति के उद्यान उन्होंने स्थापित किए। और इतिहास के संग्रहालय तो थे ही, प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में वो क्या करते थे, विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। तो 19वीं शताब्दी के अंत में प्रिंटिंग प्रेस की टेक्नोलॉजी आई, लेकिन उससे पहले तो सारे काम हाथ से ही होते थे। तो जो अच्छे चित्र बनाने वाले लोग होते थे उनसे इस तरह के नमूने बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि किस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठा की जाती थी और उससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। तो इतिहासकार इन चीजों, जो चीजें उपलब्ध है, रिकॉर्ड्स में उपलब्ध है, उन्हीं के आधार पर कई बातों का पता करते हैं और उसी के आधार पर इतिहास लिखते हैं। तो उन्होंने पेड़ पौधों की भी जानकारियां अंग्रेजों ने बहुत ही व्यवस्थित रूप से रखी। अंग्रेजों का जो सिस्टम था उसमें से काफी सिस्टम अभी भी चल रहा है और कई चीजें उनकी अच्छी भी थी, लेकिन उनका जो मन का भाव था, उनका जो उद्देश्य था वो अच्छा नहीं था और उनके कई तौर तरीके अच्छे नहीं थे। लेकिन कुछ सिस्टमेटिक जो चीजें उन्होंने उस समय की, जिनको आज भी फॉलो किया जा रहा है, तो और उनसे पुरानी बातों का पता भी चलता जा रहा है। तो हम लोग अगला पॉइंट यहां पर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण को इंग्लिश में सर्वे बोला जाता है। किसी भी जगह का भ्रमण करना, उसके बारे में जानकारी जुटाना, यह सर्वेक्षण कहलाता है। इसका महत्व कैसे बढ़ता जा रहा है? औपनिवेशिक शासन के दौरान पर्यवेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। पर्यवेक्षण मतलब सुपरविजन, किसी भी जगह को देखना, घूमना, जानकारी प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना, उसका निरीक्षण करना, ये जो चीजें होती है वो ये पर्यवेक्षण कहलाती है। औपनिवेशिक शासन के दौरान या औपनिवेशिक शासन यानी अंग्रेजों का शासन, हमें समझ जाना चाहिए। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। सर्वे करना, जैसा मैंने बताया, घूमना फिरना, डाटा इकट्ठा करना, जानकारी इकट्ठा करना, सर्वेक्षण। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना जरूरी होता है। अंग्रेज ऐसा मानते थे कि उस जगह के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जिस देश पर हमें शासन करना है वहां के चप्पे चप्पे से हमें जानकारी मिलनी चाहिए। कैसी जमीन है, कैसे पेड़ पौधे हैं, कैसे लोग रहते हैं, क्या संरचना है, सारी जानकारी होना जरूरी है, ऐसा अंग्रेज मानते थे। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। 19वीं सदी की शुरुआत तक गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासों व फसलों का पता लगाया जाता था। ये राजस्व सर्वेक्षण में हुए। वहां पर पेड़ पौधे, जमीन की, मिट्टी की गुणवत्ता, धरती की सतह, स्थानीय इतिहास व फसलों का पता लगाया जाता था इन राजस्व सर्वेक्षणों में।
अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। वही पैटर्न आज भी चल रहा है। आज भी 10 साल से जनगणना होती है। मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे लगता है कि अंग्रेजों के जो सिस्टम उन्होंने डेवलप किया, अंग्रेजों ने जो सिस्टम चलाया, उसमें से मुझे लगता है कि 60% तो शायद वही सिस्टम चल रहा है। 60 से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन लगभग वही बातें आज भी चल रही है। तो 19वीं शताब्दी के आखिर से हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी। जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठा की जाती थी। इसके अलावा वानस्पतिक सर्वेक्षण यानी वनस्पति का, पेड़ पौधों का सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, प्राणी यानी कि जंतुओं का सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण यानी पुरानी चीजों का सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, मानव के बारे में सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। और ये सर्वेक्षण इसलिए किए जाते थे क्योंकि जैसा कि शुरुआत में यहाँ बताया जा चुका है कि अंग्रेज ऐसा मानते थे कि हर चीज के बारे में डिटेल से जानकारी होना बहुत जरूरी है। अगर किसी भी देश पर शासन करना है तो उस देश की हर चीज के बारे में विस्तार से जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसलिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के सर्वेक्षण किए और बहुत सारी जानकारियां उन्होंने जुटाई। अगला बिंदु है अधिकृत रिकॉर्ड्स से क्या पता नहीं चलता। यहां पर अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमें ये ध्यान में आया कि जो रिकॉर्ड्स वो अंग्रेज लोग रखते थे, हर चीज को लिखित रूप में जो वो रखते थे, उनसे हमें कई बातों का अभी पता चलता है, क्योंकि वो एक प्रकार का प्रमाण है, एविडेंस है। इतिहासकारों को उससे बहुत ही सहायता मिलती है। लेकिन यहां पर जो बिंदु अब आया है कि जो ऐसे जो रिकॉर्ड्स रखे गए उस जमाने में, उनसे क्या पता नहीं चलता। क्या पता चलता है वो तो हम पढ़ चुके हैं, यानी बहुत सारी बातों का पता चलता है, लेकिन कई चीजों का उन रिकॉर्ड्स से पता नहीं चलता। वो कौन सी चीजें हैं जिनका पता नहीं चलता उन लेटर्स से, अंग्रेजों वाले लेटर्स से। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार में हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए। ये सब सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं कि ये इनसे अपने को कई बातों का पता चलता है, लेकिन ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि ये कागज सारे अंग्रेजों के बनाए हुए हैं। ये सारे सरकारी रिकॉर्ड्स हैं। इनसे हमें यही पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीजों में थी और बाद के लिए वे किन चीजों को बनाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें यह समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे, उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। यानी जनता का पक्ष पता नहीं चलता इससे। ये जो लेटर्स या रिकॉर्ड्स ये रखे हुए मिलते हैं अंग्रेजों द्वारा, इनसे केवल उनका ही पक्ष पता चलता है, वो क्या सोचते थे, वो कैसा रखना चाहते थे सिस्टम को। लेकिन जनता क्या सोचती थी, जनता क्या कर रही थी, उनकी क्या मन में थी, ये बातें हमें सरकारी रिकॉर्ड से पता नहीं चलती। इन बातों को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड्स के मुकाबले उन्हें ढूंढना जरा मुश्किल साबित होता है, क्योंकि सरकारी रिकॉर्ड्स तो जैसा कि अपन ने पढ़ा, अंग्रेज बड़ा व्यवस्थित रखते थे। उन्होंने बाकायदा रिकॉर्ड्स रूम बनवाए, अभिलेखागार बनवाए, संग्रहालय बनवाए, तो वो उन्होंने उसको एकदम व्यवस्थित सिस्टमेटिक रखा, इसलिए उनको देखने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक जगह पड़े हैं वो तो। लेकिन वो उनका ही पक्ष पता लगता है उनसे। तो अगर अपने को दूसरी चीजों का पता करना है तो हमें फिर उन रिकॉर्ड से हटकर भी चीजों को ढूंढना पड़ता है। हालांकि वो चीजें भी अवेलेबल है, लेकिन उतनी सरल नहीं है जितनी अंग्रेजों वाले रिकॉर्ड को पढ़ना है। इस लिहाज से लोगों की डायरी। अब दूसरे क्या स्रोत हो सकते हैं भाई? बड़ा स्रोत तो हो गया वो
जो रिकॉर्ड्स अंग्रेजों ने बना के रखा वो तो बड़ा स्रोत हो गया, लेकिन अपन को अगर उनके अलावा दूसरी चीजों का पता करना है तो क्या स्रोत हैं इतिहासकारों के पास में? लोगों की डायरियां, तीर्थ यात्राओं और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजार में बिकने वाला लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये चीजें हैं जहां से लोगों के बारे में पता चलता है, लोगों की स्थिति के बारे में पता चलता है। जैसे जैसे छपाई की तकनीक फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता से बहस भी होने लगी, नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलाने के लिए लिखा, कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। तो सब लोग लिखना शुरू हो गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक जैसा कि हमने पढ़ा, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आ गई, छपाई की तकनीक आ गई, अखबार छपने लगे। तो उसमें फिर विचार छपने लगे। केवल अंग्रेजों के ही विचार नहीं छपते थे, उनमें जनता के विचार भी कहीं ना कहीं छपते थे। तो वो जो रिकॉर्ड्स है, वो अखबारों का जो रिकॉर्ड्स है, उस जमाने में जो लोगों ने किताबें लिखी या अपनी आत्मकथाएं लिखी, कईयों ने संस्मरण लिखे, वो जो रिकॉर्ड्स है उससे अपने को काफी दूसरी चीजों का पता चलता है। यहां पर एक चित्र दिया हुआ है, इसको भी हम देखते हैं। ये क्या है? बंगाल में मानचित्र और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। जेम्स प्रिंसेस द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 में। ये अंग्रेज उसमें सर्वेक्षण कर रहे हैं, अंग्रेज लोग इस तरह से कर रहे हैं। ध्यान से देखें कि सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहता है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिखाए गए हैं, उपकरण दिखाए गए हैं। यानी चित्रकार ये दिखाना चाहता है कि देखो, ये जो सर्वेक्षण होते थे उनमें उपकरणों का भी उपयोग होता था, वैज्ञानिक दृष्टि से होते थे ये सर्वेक्षण, ऐसा दिखाना चाहता है। और ये देखिए, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, उपकरण यहाँ पर दिखाए गए हैं। एक और यहाँ पर चित्र है, इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें का युद्ध जैसा कुछ चल रहा है। 1857 के विद्रोही। तो 1857 के विद्रोही, इसके नीचे क्या लिखा है? तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए हैं। अंग्रेजों की नजर में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में आप अध्याय 5 में पढ़ेंगे। 1857, आपको मैं बता दूं, 1947 में अपना देश आजाद हुआ था। उसके लगभग 100 साल पहले एक बहुत बड़ा प्रयत्न हुआ अपने देश को आजाद कराने का, जिसको 1857 का स्वतंत्रता संग्राम बोला जाता है, जिसमें महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, टीपू सुल्तान, ये बहुत सारे लोग थे जिन्होंने इनका बीड़ा उठाया। बहुत सारे अनगिनत लोग थे और बहुत ही योजनाबद्ध रूप से ये पूरी योजना बनी, लेकिन समय से पहले वो चालू हो गई, इसलिए अंग्रेजों ने उस पर काबू पा लिया। लेकिन ये उन वीरों का इतिहास है जिन्होंने अपने प्राण देकर भी इस देश को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्न किया, एक बहुत बड़ा प्रयत्न किया। लेकिन अंग्रेजों की नज़र में तो वो क्या थे? बागी थे, वो एक तरह से विद्रोही थे, और उनको उनकी गलत छवि पेश करने के लिए अंग्रेजों ने ऐसे चित्र बना के बनाए उन्होंने, और प्रचारित किया इनको कि भाई देखो, ऐसे विद्रोही थे कि जो लालची थे, दुष्ट थे। यानी उन अपने लिए जो स्वतंत्रता सेनानी थे, अंग्रेजों के लिए वो दुष्ट थे। तो इस तरह के चित्र अंग्रेज लोग बनाते थे। यानी अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें ये ध्यान में आता है कि जो भारत के प्रति गलत छवि पैदा करने के लिए अंग्रेज लोगों ने कई गलत तथ्य, कई गलत कुछ चीजें लिखी, कई गलत चित्र बनवाए। जैसे इस लेसन के शुरुआत में भी हमने देखा था, ये देखिए, ये लेसन की शुरुआत में भी हमने ऐसा ही एक चित्र देखा था जिसमें ऐसा
अंग्रेज द्वारा बनाया गया चित्र था, जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे भारतीय ब्राह्मण लोग अपने शास्त्र अंग्रेजों की देवी को भेंट कर रहे हैं। तो इस तरह के भ्रामक चित्र बना करके, ये भी एक प्रकार का भ्रामक चित्र है, वो भी एक प्रकार का भ्रामक चित्र था। तो इस तरह के भ्रामक चित्र और दस्तावेज बना करके अंग्रेज लोग एक तरह की गलत छवि प्रस्तुत करना चाहते थे उन महान चीज़ों की जो इस देश की थी, या उन महान लोगों के बारे में जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए प्रयत्न किया। आज हम लोगों ने पेज नंबर 6 तक का अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग पेज नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस लेसन को, ये एकदम लास्ट पेज है इस लेसन का, और ये कंप्लीट भी हो जाएगा अगले वीडियो में, और इसके क्वेश्चन आंसर भी नेक्स्ट टाइम हम कंप्लीट करेंगे। तो अगला वीडियो आप मिस नहीं करें, और किसी भी वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखें और उसको समझने का प्रयत्न करें। हम मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक अपना काम, जो भी रिटर्न वर्क अगर आपको दिया जाता है, उसको अच्छी हैंडराइटिंग में लिखें, और जो चीज़ें आपको समझाई जाती है उनको समझने की कोशिश करें, और सेल्फ स्टडी करते रहें। ओके, सी यू एंड बाय।